वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्यूरिटन एज को। द लिटरेचर ऑफ द 17th सेंचुरी में बी डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स। जो 17th सेंचुरी का लिटरेचर है उसको हम दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। एक जो पीरियड है, जो फर्स्ट पीरियड है, उसको हम कहते हैं प्यूरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन, यानी हम प्यूरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। ये तो हो गया एक पीरियड। और जो दूसरा पीरियड है उसको हम कहते हैं रेस्टोरेशन पीरियड या एज ऑफ ड्राइडन। तो इस लेक्चर के अंदर हम प्यूरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन को डिस्कस करेंगे। और जो ड्राइडन एज है या रेस्टोरेशन पीरियड है वो ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, तो वो आप चैनल में जाके देख सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो प्यूरिटन एज स्टार्ट करते हैं। प्यूरिटन एज या मिल्टन एज, यानी ये इसके दो नेम हैं, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द जैकोबियन एंड कैरोलिन पीरियड्स। यानी इसको कैरोलिन पीरियड या जैकोबियन पीरियड में फर्दर डिवाइड किया गया है। और ये जो जैकोबियन पीरियड जिसको हमने नाम दिया है और एक को कैरोलिन का नाम दिया है, ये नेम बेसिकली हमने इनके रूलर के नेम से दिए हैं। यानी इनके जो रूलर्स थे उनके नेम्स की वजह से इनको जैकोबियन और कैरोलिन पीरियड का नेम दिया गया है। जो जैकोबियन पीरियड है वो जेम्स वन की वजह से है। जेम्स वन तब रूल कर रहा था, जो कि 1603 से 1625 तक ये रूलर था। इस वजह से इस पीरियड को हम जेम्स वन की रेफरेंस से जैकोबियन पीरियड कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास पीरियड है कैरोलिन पीरियड, तो कैरोलिन जो है वो बेसिकली चार्ल्स वन की वजह से है। और इसने जो इसकी जो रूल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो था 1625 टू 1649। यानी मिल्टन एज को फर्दर दो पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, जैकोबियन पीरियड और कैरोलिन पीरियड। जैकोबियन जो नेम है वो जेम्स वन से लिया गया, जो कि रूलर था 1603 टू 1625। और चार्ल्स वन का जो रूल था वो 1625 टू 1649 था। इसकी वजह से इसको कैरोलिन पीरियड कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट हाफ था, यानी 1660 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। जो रेस्टोरेशन पीरियड है इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो सबसे पॉपुलर राइटर था वो ड्राइडन था, जैसे प्यूरिटन एज में सबसे पॉपुलर जो राइटर था वो मिल्टन था। Puritan age is marked by the decline of Renaissance age, the age of revival of knowledge. Puritan age is further divided into two classes: the Jacobean period, in which James I was the ruler, Caroline period, in which Charles I was the ruler. ये चीज़ हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग ऑफ प्यूरिटनिज्म, यानी प्यूरिटनिज्म का मतलब क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। A member of a group of English Protestants who in the 16th and 17th centuries advocated strict religious discipline along with simplification of the ceremonies and creeds of the Church of England. Puritan one who lives in the accordance with Protestant precepts, especially one who regards pleasure on luxury as sinful. ये जो प्यूरिटन है, प्यूरिटनिज्म है, प्यूरिटनिज्म का मतलब ये है कि उस बंदे को हम प्यूरिटन कहते हैं, उस शख्स को प्यूरिटन कहते हैं जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारे और वो हर वो चीज़ जो प्लेयर देती हो, जो एंजॉयमेंट का बायस हो, जो अय्याशी की तरफ लेकर जाती हो, उसको वो सिनफुल कंसिडर करे, उसको वो ये समझे कि वो एक गुनाह है, तो उसको हम कहते हैं प्यूरिटन। प्यूरिटनिज्म was the doctrine or school of English Protestants of the 16th and 17th centuries, whose aim was the purification of the religious practice. यानी प्यूरिटनिज्म जो है ये 16th और 17th सेंचुरी में इसको फॉलो किया गया और इसका मकसद क्या था कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको प्योरीफाई करना।
इन जो मज़हब के अंदर चीज़ हमें इनका सारा जो फोकस था वो मज़हब के ऊपर था, रिलीजन के ऊपर था। ये सारे के सारे रिलीजियस लोग थे। इनके नज़दीक एंजॉयमेंट, अय्याशी, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव हैं और वो गुनाह हैं, और उनकी तरफ जाने से ये बचते थे। ये हमेशा कोशिश करते थे कि इन्होंने क्या करना है, हमेशा जो मज़हब की चीज़ें हैं जिनको मज़हब ने कहा है, डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर यानी प्रोटेस्टेंट फ़िरके के अंदर स्पेसिफ़िकली जिन चीज़ों को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता था ये उसको फॉलो करते थे और बाकी सारी चीज़ों को नेगेटिव कंसिडर करते थे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं द सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्यूरिटन एज, यानी इस एज के सेलिएंट फीचर्स कौन कौन से थे। द राइटर्स ऑफ प्यूरिटन एज फॉलोड द पाथ ऑफ द ग्रेट रेनेसांस राइटर्स। ये जो रिनाइसेंस राइटर्स थे उनका जो एक पाथ था, इन्होंने प्यूरिटन वालों ने भी उनको ही फॉलो किया। द स्पिरिट ऑफ साइंस पॉपुलराइज्ड बाय ग्रेट मैन लाइक न्यूटन, बेकन एंड डेस्कार्ट्स, यानी जो स्पिरिट ऑफ साइंस थी इन लोगों ने, न्यूटन, बेकन और डेस्कार्ट्स ने जिसके ऊपर फॉलो किया, तो प्यूरिटन सारे के सारे जो थे ये बेसिकली साइंटिफिकली माइंड के थे। इन लिटरेचर द स्पिरिट इन्फ्यूज इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म विच वाज ट्रूली द क्रिएशन ऑफ प्यूरिटन एज। इन जो क्रिटिसिज्म है वो भी प्यूरिटन एज के अंदर ही उसको एक आइडेंटिटी मिली, उसको एक शनाख्त मिली, उसको एक स्पेसिफिकली एक पहचान मिली। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे है, इन लिटरेचर द स्पिरिट इन्फ्यूजेज इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म विच वाज ट्रूली द क्रिएशन ऑफ प्यूरिटन एज। इन दिस पीरियड पीपल टुक स्टॉक ऑफ व्हाट हैड बीन एक्वायर्ड। जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी इन लोगों ने उसको फॉलो किया, फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को इग्नोर किया, उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जो कि मज़हब के अगेंस्ट थी, रिलीजन के अगेंस्ट थी, उनको ये फॉलो नहीं करते थे। पीपल क्लासिफाइड, एनालाइज एंड सिस्टमेटाइज्ड मैनी थिंग्स विच वर हैविंग नो इम्पोर्टेंस बिफोर दैट। यानी इससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, इन लोगों ने उन चीज़ों को क्लासीफाई किया, उनको एनालाइज किया, उनको देखा कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी चीज़ की कितनी वैल्यू है, सिस्टमाइज किया, उनको एक सिस्टम के तहत लेकर आए। यानी बहुत सी चीज़ों की पहले इन्होंने दर्जाबंदी की, फिर उनको पॉजिटिव नेगेटिव इवेल्यूएट किया, उसके बाद उनको एक प्रॉपर सिस्टम के अंडर लेकर आए कि ये इस चीज़ के अंडर, ये एक सिस्टम के तहत होगा तो इससे बेहतर होगा, इससे होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है 6 नंबर पे, आर्ट ऑफ बायोग्राफी पॉपुलराइज्ड विच वाज अननोन इन प्रीवियस एजेस। यानी बायोग्राफी की जो आर्ट है, यानी इससे पहले बायोग्राफी की तरफ लोगों का फोकस नहीं था, इन्होंने बायोग्राफी की तरफ फोकस किया और ज़्यादातर बायोग्राफीज़ को लिखा। स्टायर एंड आयरनी गॉट फेम इन प्यूरिटन एज। यानी जो आयरनी है और स्टायर है ये भी प्यूरिटन एज में पॉपुलर हुई। इंडिविजुअली एज वेल एज ऑन कलेक्टिव बेसिस। यानी लोगों ने इंडिविजुअली तौर पे भी इस पे के ऊपर फोकस किया और कलेक्टिव बेसिस के ऊपर भी स्टायर और आयरनी को इन्होंने पसंद किया और उसको पॉपुलर किया। रीडर्स हैड बिकम criticizers and asked for the facts and figures so that they may judge and can take sides in the controversial matters। यानी जो रीडर्स थे वो ही क्रिटिसाइजर्स हो गए। यानी उन्होंने, जो रीडर्स थे उन्होंने चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि आप हमारे सामने जस्ट आइडियल चीज़ों को पेश ना करें, जस्ट फैंसीफुल चीज़ों को पेश ना करें, बल्कि रियलिटी के ऊपर बात की जाए, फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमारे सामने लिया जाए। तो इस वजह से उन्होंने चीज़ों को खुद ही जो है वो जज करना शुरू कर दिया और बहुत सी चीज़ों को जो कि पहले लोग एज इट इज़ मान लेते थे, इन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए, उंगलियां उठाई और बहुत से मैटर्स को कंट्रोवर्शियल बनाया। जॉन मिल्टन वाज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्यूरिटन एज। Puritanism is considered as the second greatest Renaissance। यानी प्यूरिटनिज्म को ग्रेट रिनाइसां भी कहा जाता है, यानी सेकंड रिनाइसां भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी इतनी चेंज आई, इतनी तब्दीली आई और इसका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव था वो जॉन मिल्टन था।
rebirth of moral nature of man which followed intellectual awakening of Europe in 15th and 16th century। तो इसमें बेसिकली जो मॉरल नेचर ऑफ मैन था उनकी भी रीबर्थ हुई और इन्होंने इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग को फॉलो किया, यानी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के बाद मॉरल वाली साइड पे भी फोकस जो है वो इंग्लैंड का, यूरोप का इस एज में दोबारा गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डेस्पोटिज्म वाज द ऑर्डर ऑफ द डे, यानी डेस्पोटिज्म के ऊपर बड़ा फोकस किया गया इस टाइम पीरियड के अंदर, ये वाले स्पेसिफिकली प्यूरिटन एज में। प्यूरिटन मूवमेंट स्टूड फॉर द लिबर्टी ऑफ पीपल ऑफ यूरोप, यानी प्यूरिटन एज जो है, ये प्यूरिटन मूवमेंट है, ये वहाँ के जो यूरोप के लोग थे उनके लिए एक लिबर्टी की मूवमेंट थी, यानी लोगों को आज़ादी मिली, लोगों को बोलने का राइट मिला, लोग अपनी जो राय थी, जो अपनी ओपिनियन थी उसको सामने रख सकते थे, उसको बोल सकते थे। तो ये जो आज़ादी लोगों को मिली ये इससे पहले एज में मौजूद नहीं थी। तो इस टाइम पीरियड में लोगों को बोलने की आज़ादी दी गई और वो अपनी बात, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने ख्यालात सरेआम खुलेआम बयान कर सकते थे। देयर वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ मोरालिटी एंड हाई आइडियल्स इन पॉलिटिक्स, यानी इस टाइम पीरियड के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर भी मोरालिटी को इंट्रोड्यूस कराया गया। उससे पहले मोरालिटी नहीं थी, हाई आइडियल्स नहीं थे, यहाँ पे जिसकी मर्ज़ी थी वो जो जिसको मर्ज़ी फॉलो करी जा रहा था। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी मोरालिटी होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो किया जाए और जो आइडियल किस्म के लोग हैं, जो हाई मॉरल लोग हैं, जिनकी मोरालिटी हाई क्लास की है, उनको फॉलो किया जाए। तो ये चीज़ जो थी यूरोप के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई गई प्यूरिटन एज में। प्यूरिटन एज हैड टू पर्सपेक्टिव, पर्सनल रिचुअसनेस एंड सिविल एंड रिलीजियस लिबर्टी, यानी इस एज के अंदर जो दो पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, एक तो पर्सनल रिचुअस था एंड सिविल एंड रिलीजियस लिबर्टी, यानी लोगों को सिविल और रिलीजियस लिबर्टी भी थी, यानी मज़हब के ऊपर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं थी, बल्कि लिबर्टी भी थी कि वो चीज़ों को फॉलो करें, लेकिन मज़हब के अगेंस्ट चीज़ों को ना करें, मज़हब के अगेंस्ट बात ना करें। नेक्स्ट हमारे पास है इट एम्ड एट मेकिंग पीपल फ्री एंड ऑनेस्ट, तो इस मूवमेंट का जो मकसद था, जो एक पर्पज़ था, वो ये भी था कि लोग जो हैं वो आज़ाद हों, ऑनेस्ट हों, यानी वो किसी प्रेशर में आकर बातें ना कर रहे हों, बल्कि वो चीज़ें सरेआम जो उनकी अपनी ज़ाती इंटरनल फीलिंग्स हैं उनको वो बयान कर सकें और वो इसमें ऑनेस्टी का मुजाहरा करें और वो ऑनेस्ट हों, जो उनको बेटर लग रहा है वो उसके ऊपर ही बात कर लें। In Puritan age, John Milton and Thomas Cromwell fought for the religious liberties of people, तो लोगों की जो रिलीजियस लिबर्टीज़ है इसके लिए मिल्टन ने और क्रोमवेल ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत कोशिश की। With the passage of time, Puritanism became the movement against the king which stood for the freedom of the society, यानी जो प्यूरिटनिज़म है ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ किंग के भी खिलाफ एक बाकायदा मूवमेंट स्टार्ट होगी, जो लोगों की पर्सनल जो फ्रीडम थी, जो लोगों की आज़ादी थी उसके अगेंस्ट था, उसके ख़िलाफ़ था। तो इस मूवमेंट ने लोगों को एक नई स्पिरिट दी, फ्रीडम की, आज़ादी की, लिबर्टी की, कि लोग अपने राइट के लिए लड़ें, वो अपना हक़ जो है वो उसको छीनने की कोशिश करें अगर उनको नहीं मिल रहा, यानी एक लोगों के अंदर एक नई आवाज़ पैदा हुई। उसके बाद 17 नंबर पे हमारे पास है प्यूरिटन्स वाज द नेम गिवन टू द पीपल हु एडवोकेटेड सर्टन चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ रिफॉर्म्ड इंग्लिश चर्च अंडर क्वीन एलिजाबेथ, यानी जो प्यूरिटन्स थे ये बेसिकली वो लोग थे, उन लोगों को नाम दिया गया जिन्होंने मज़हब के अंदर सर्टन जो चेंजेस थी उनको एडवोकेट किया, उनको फॉलो किया, उनको नेक्स्ट दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की। यानी ये चाहते थे कि मज़हब के अंदर कुछ जो चेंजेस हैं, कुछ जो तब्दीलियाँ हैं वो लाजमी तौर पे हों, यानी वो मज़हब जो है अभी वो भी टाइम के साथ साथ उसके अंदर भी ग्रो हो, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो, यानी उसके अंदर से करप्शन को हटाया जाए, डिसहनेस्टी को हटाया जाए। अंधाधुंध तकलीद के ये ख़िलाफ़ थे कि किसी चीज़ को अंधाधुंध फॉलो किया जाए, तो ये ऐसा नहीं चाहते थे। द प्यूरिटन्स एंड क्वीन एलिजाबेथ,
The Elizabethan church settlement had been a cautious compromise in which Calvinist and Catholic elements were blended. यानी कैल्विनिस्ट और कैथोलिक एलिमेंट्स जो थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल थे, बहुत ज़्यादा मिक्स अप थे. The Queen had been made the supreme governor of the church. An act of uniformity had been passed. A common prayer book introduced. 39 articles were drawn up which all clergy had to accept. यानी जो क्वीन एलिज़ाबेथ है उसने भी एक जो गवर्नर था, गवर्नर ऑफ द चर्च, उसको सुप्रीम बनाया. उसके अलावा यूनिफॉर्मिटी के लिए एक एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इंट्रोड्यूस कराया, प्रोड्यूस किया. एक प्रेयर बुक इंट्रोड्यूस कराई. उसके अलावा 39 आर्टिकल्स उसने बाकायदा ड्रॉन अप कराए जिसको सारे के सारे क्लर्जी जो है थे उनको फॉलो करना था, उन्होंने मानना था. यानी क्वीन ने भी मज़हब के अंदर चीज़ों को जो है वो रिवाइव करने में अपनी स्ट्रगल किया, अपना हिस्सा पूरा किया. The 39 articles were so framed as to enable members of Church of England to believe in either predestination or doctrine of John Calvin or free will, a Catholic doctrine, as they thought fit. ये जो 39 आर्टिकल्स थे वो इसलिए बनाए गए ताकि जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इस काबिल हो सकें कि वो अपनी चॉइस के मुताबिक डिसीजन ले सकें, उनको आज़ादी हो, उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, वो अपनी एनेस्टी के मुताबिक, अपने माइंड सेट के मुताबिक, अपनी विश के मुताबिक डिसीजन ले सकें कि उन्होंने कौन सी चीज़ को फॉलो करना है. यानी उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती ना हो, किसी किस्म की ज़बरदस्ती ना हो. In spite of this Elizabethan settlement, the Calvinist system, a form of Puritanism, had penetrated more or less with completeness into the minds of great majority of English Protestants. यानी वो कहते हैं सेटलमेंट के दौरान के बावजूद बेसिकली जो प्यूरिटनिज़म था वो ज़्यादातर लोगों के माइंड में पेनिट्रेट किया गया. यानी कोशिश की गई कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्यूरिटनिज़म को फॉलो करें, यानी मेजॉरिटी पीपल जो है वो इसको फॉलो करें. At the beginning of the 17th century, there was no such thing as a Puritan party. There were Presbyterians, a member of a branch of Christian Protestant Church, that is the National Church of Scotland, or disciplinarians who had felt the re-influence of Calvin of Geneva. यानी 17th सेंचुरी से पहले इस टाइप की कोई भी चीज़ यानी प्यूरिटन पार्टी या क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट चर्च, यानी इस टाइप की चीज़ें जो थीं वो पहले ऑलरेडी मौजूद नहीं थीं. ये चीज़ें जो हैं वो इस दौर के अंदर प्यूरिटन एज के अंदर ही इंट्रोड्यूस कराई गई ताकि मज़हब के अंदर रिवाइवल आ सके, कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवाइव हो सकें, उनके अंदर बेटरमेंट आ सके. तो उनकी मज़हब को एक बेटर पोजीशन देने के लिए इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया गया. थॉमस कार्ट राइट्स, द प्रेस्बिटेरियन लीडर डिस्कवर्ड दैट द एंग्लिकन चर्च डिड नॉट एट ऑल अकॉर्ड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रिमिटिव क्रिश्चियन चर्च एंड urged that bishops should be deprived of their disciplinary powers and stick to preaching. He was dismissed from service and he went to Geneva. यानी ये चाहते थे कि जो एंग्लिकन चर्च है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली वो प्रिंसिपल्स नहीं हैं जो कि क्रिश्चियनिटी की जो असल रूह है. तो इन्होंने चाहा कि उसके अंदर बाकायदा चेंज हो. चेंज की वजह से यानी एंग्लिकन चर्च को रिवाइव किया जाए, उसको चेंज किया जाए और उसमें बेटरमेंट के लिए काम किया जाए. तो इस बेस पे उसको डिसमिस कर दिया गया और वो बाद में जिनेवा चला गया. Another leader, Thomas Browne, the father of independence,
maintained that the civil magistrates should have no power at all in religious matters, that the ministry should rely on free will offerings, and in each parish the priest must be chosen by his own parishioners. तो बेसिकली ये जो एक अदर लीडर था थॉमस ब्राउन, ये भी चाहता था, यानी ये इंडिपेंडेंस का फादर कंसिडर किया जाता है। वो ये चाहता था कि जो सिविल मजिस्ट्रेट्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी ना हो, उनके पास ये पावर ना हो रिलीजियस मैटर्स की, बल्कि जो वहाँ के उनके अपने जो बिशप्स हैं, जो पैरिश हैं, उनके पास ये अथॉरिटी हो उसको सेलेक्ट करने की, चूज़ करने की। टू अदर प्यूरिटन थिंकर्स, Greenwood and Barrow, advocated independent and self-governing churches। यानी इन दोनों ने भी क्या कहा है, इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और सेल्फ गवर्निंग चर्चेज होनी चाहिए, यानी उनको बाहर से आउटवर्डली एक्सट्रीमली साइड से एक्सटर्नली तौर पे उनको डील ना किया जाए, बल्कि उनका एक अपना स्ट्रक्चर हो, वो उस स्ट्रक्चर के तहत चीज़ों को फॉलो करें, चीज़ों को बेटर करें। Another rising Puritan sect was that of the Baptists or Anabaptists। यानी वहाँ पे एक और सेक्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ प्यूरिटन एज के अंदर, जिसको कहते हैं कि बैप्टिस्ट और एनाबैप्टिस्ट। All these Puritan sects were gaining ground and threatened the whole Elizabethan church settlement। यानी इन सारी चीज़ों से जो सेक्ट्स जो न्यू इंट्रोड्यूस हो रहे थे, जो न्यू सेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, जो नए फ़िरके आ रहे थे, उसकी वजह से जो एलिज़ाबेथन सेटलमेंट थी चर्च के साथ, उसको खतरा लाहक हुआ। Elizabeth took strict view of this। In 1583 she appointed John Whitgift, the Archbishop of Canterbury, to check the spread of hateful doctrines by a strict सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। तो एलिज़ाबेथ जो थी उसको जब इस टाइम चीज़ का आइडिया हुआ तो उन्होंने क्या किया, जॉन वाइट गिफ्ट को वहाँ पे आर्क बिशप के तौर पर, जो कि आर्क बिशप थे कैंटरबरी टेल्स में, उनको कहा कि वो जो हेटफुल चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करें और एक बाकायदा सेंसरशिप होना चाहिए प्रेस के ऊपर, यानी हर बंदा उठ के अपनी मर्ज़ी से कोई भी बात कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक चेक एंड बैलेंस की पोजीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है चीफ लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूरिटन एज। तो प्यूरिटन एज की जो चीफ लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स थी उनको हम डिस्कस करते हैं। इन लिटरेचर आल्सो द प्यूरिटन एज वाज वन ऑफ कन्फ्यूजन ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ ओल्ड आइडियल्स। यानी इसमें क्या था, ब्रेकिंग अप था ओल्ड आइडियल्स का, इसकी वजह से भी चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार थी। Medieval standards of chivalry, the impossible loves and romances of which Spenser furnished types, perished no less surely than the ideal of our national church। यानी इस एज के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें जो मिडीवल स्टैंडर्ड्स ऑफ शिवलरी थे, इम्पॉसिबल लव्स एंड रोमांसेस ऑफ स्पेंसर वगैरह थी, वो पेरिश्ड होगी, पेरिश नो लेस देन श्योरली देन द आइडियल ऑफ नेशनल चर्च। यानी इससे जो नेशनल चर्च था उसको स्ट्रगल मिली, उसको स्ट्रेंथ मिली, उसको एक अथॉरिटी मिलती गई टाइम के साथ साथ, और बहुत सी चीज़ें थी जो शिवलरी के बहुत से स्टैंडर्ड थे वो पेरिश होते गए, वो टूटते गए। In the absence of any fixed standard of literary criticism, there was nothing to prevent the exaggeration of the metaphysical poets। यानी यहाँ पे जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे उनकी जो एग्जैजरेशन थी उससे बचने की कोशिश की गई, किया गया कि उनसे बचा जाए। यानी जो एक फ़िक्स्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उनको फॉलो किए जाए, ना कि उनसे दूर चला जाए। पोइट्री टॉक न्यू एंड स्टार्टलिंग फॉर्म्स इन डन एंड हर्बर्ट, एंड प्रोज बिकेम एज सोम्बर एज बर्टन्स एनाटमी ऑफ melancholy। The spiritual gloom which sooner or later fastens
firmly upon all the writers of this age and which is unfairly attributed to Puritan influence is due to the breaking up of accepted standards in government and religion. थ्री मेन करेक्टरिस्टिक्स, यानी इस टाइम पीरियड की जो तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स थी उनमें एलिज़ाबेथन लिटरेचर विद ऑल इट्स डाइवर्सिटी हैड अ मार्क्ड यूनिटी इन स्पिरिट रिजल्टिंग फ्रॉम द patriotism of all classes and their devotion to a queen who with all her faults sought first the nation's welfare. Under the Stuarts all this was changed. The king were the open enemies of the people. The country was divided by the struggle for political and religious liberty, and literature was as divided in spirit as were the struggling parties. Elizabethan literature is generally inspiring. It throbs with youth, hope, and vitality, while Puritan age speaks about sadness, gloom, and pessimism. Development of poetry की हम बात करते हैं. During the age of Milton, the metaphysical poetry which had been started by Donne in the later part of the age of Shakespeare began to blossom. It was in full swing during this age, and the writers who carried forward the tradition of John Donne were Crashaw, George Herbert, Wagham, and Marvell. तो जॉन डन जो है वो बेसिकली जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है इसका ओरिजिनेटर है. मेटाफिज़िकल पोइट्री को जो ओरिजिनेट किया, जो स्टार्ट किया, वो जॉन डन ने किया था. और उसके जो फॉलोअर्स हैं जिनमें क्रशॉ, जॉर्ज हर्बर्ट, वैगम एंड मार्वल, ये उसके फॉलोअर थे जिन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्री को फर्दर स्ट्रेंथ दी, एक ताकत दी. दे वर द मेटाफिज़िकल पोइट्स हु प्रोड्यूस्ड अ काइंड ऑफ पोइट्री इन विच कंसीट्स एंड लर्निंग वर ब्लेंडेड. यानी इनकी पोइट्री के अंदर कंसीट्स और लर्निंग जो थी वो एक साथ यूज़ हुई थी. They were usually lyric in nature. Lyrical थे. Their work shows surprising blend of passion and thought. These poems are full of learned imagery and striking conceits. At their best, metaphysical poems revealed great psychological insight and subtlety of thought development. There were also secular poets who are called the Cavalier poets. जो कवेलियर पोइट्स हैं इनको सेकुलर पोइट्स भी कहा जाता है और इनको कोर्ट पोइट्स भी कहा जाता है. वेयर एज द मेटाफिजिकल पोइट्स टुक डिलाइट इन मिस्टिसिज्म एंड रिलीजियस थाट. यानी जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो मिस्टिसिज्म उनको पसंद था और वो रिलीजियस थाट को पसंद करते थे. कवेलियर पोइट्स डील्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ लव. यानी जो कवेलियर पोइट्स थे वो लव से डील करते थे. द कवेलियर पोइट्स हैड कैरियो, लवलेस एंड सकलिंग. ये जो पोइट्स थे ये ज़्यादा पॉपुलर कवेलियर पोइट्स थे. तो उस टाइम के अंदर दो ग्रुप थे, दो सेपरेट थे. एक कवेलियर पोइट्स थे और दूसरे मेटाफिज़िकल पोइट्स थे. तो आज का लेक्चर जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा. तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ